नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। इस बेस खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की और साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो कि यूपीएससी, स्टेट के साथ-साथ अन्य जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं, चाहे वो रेलवे के हों, एनटीपीसी जो भी हैं या फिर एसएससी के हों, उसमें जितनी भी करंट अफेयर आएगी, उसको लगभग ही कब कंप्लीट करने का मैं दावा करता हूँ। इसमें लगभग आपके कवर होंगे टॉपिक, इससे आप कोशिश करिए आपसे जुड़े रहिए। इसी तरह चैनल को अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आप उनके साथ शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएँ और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। यदि आप मेरे चैनल पे पुराने हैं, तो इसी तरह अपना प्यार इस पे बनाए रखिएगा। अपने नीर-वंश के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करते रहिए। उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और इसके जो उन्हें जानकारियाँ मिलेगी, उसका फ़ायदा उन्हें मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रमुख करंट अफेयर, फिर करेंगे उनका एनालिसिस। जो आपके सामने फिगर दिखाई पड़ रहा है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए है क्या? मैं आपको ये लिंक बता दूँगा। ये किसी देश में पाए जाने वाली एक तरह की मुर्गियाँ हैं, तो आप बताना होगा किस देश की मुर्गियाँ हैं। इनको फाउल वहाँ पे बोला जाता है। तो आप कोशिश करिए इसको बताने की, देखते हैं क्या होता है, आप बता पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। केरल के कोकीझोड़ जो कोजी सॉरी केरल का जो कोझिकोड जिला है, उसमें 3 साल से अधिक समय के बाद फिर से दोबारा से जूनोटिक निपा वायरस के संक्रमण का एक मामला फिर सामने आ गया है, यानी कि निपा वायरस दोबारा वहाँ दस्तक फिर दे रहा है केरला में। इसके अलावा ताइवान, जिस पर लगातार चीन अपना दावा करता रहा है, इसके अलावा पिछले 1 साल से अधिक समय तक जो स्वशासित द्वीप है ताइवान, उस पर अक्सर क्या होता है, जो यहाँ पे ताइवान एक द्वीप के ऊपर अपना नियंत्रण किए हुए, जिसका नाम है प्रेटस द्वीप समूह, जो है प्रेटस आइलैंड है, उसके समीप अपने चाइना ने क्या किया है, वायु रक्षा क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी भाग में यहाँ पे बारी-बारी से अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है, जिससे क्या कर रहा है, लगातार ताइवान उससे चेतावनी दे रहा है, शिकायत कर रहा है कि आप ऐसा ना करिए हमारे, क्योंकि हमारा क्षेत्र है, ये हम इसके नियंत्रण में हैं, आप वहाँ पर बार-बार ना आइए। हाल ही में संसद सदस्यों के विचारकों और कार्यकर्ताओं ने जो नागा शांति समझौता है, उसको पटरी से उतरने से रोकने हेतु जो वार्ताकार के रूप में जो केंद्र सरकार ने लगाए हैं, आर.एन. रवि को, उनसे बोला आप इन्हें हटाइए, नहीं तो ये वार्ता पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। इसके अलावा बात करेंगे हम हूथी विद्रोहियों के बारे में और बात करेंगे गिनी के देश के बारे में। तो आइए देखते हैं जीएस पेपर 2 के बारे में, उन टॉपिक्स का लिंक जो आज हम पढ़ने वाले हैं निपा वायरस के बारे में। इसके अलावा हम आपको ये बता दें, ये अगर बीमारी अगर जब भी आपसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन संबंधित सामाजिक क्षेत्रीय सेवाओं के विकास, उनके प्रबंधन संबंधित जब भी विषय से कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें आप इसको देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, उनको फिगर के थ्रू पढ़ाता हूँ या उनको उनका इमेज ज़रूर आपको दे देता हूँ। इमेज से क्या होता है, कुछ चीज़ें आपके जो होता है सबकॉन्शियस माइंड में बनी रहती हैं, आपको याद रहती हैं। इसलिए इनको इमेज पर ध्यान रखिए। बाकी एक चीज़ और बता दूँ, करंट अफेयर में जब भी कोई अगर किसी प्लेस का नाम आएगा, किसी मैप में बताया जाएगा वर्ल्ड की जगह कहाँ पे है, तो कहाँ है, क्योंकि वो लगातार इसलिए मैं मैप में आपको भी बताए कोशिश करूँगा, जिससे क्या होगा आप मैप में जब भी आए तो उसके बारे में भी बता पाएँ और आपका 1 नंबर 2 नंबर क्लियर हो पाए। तो अगर निपा वायरस को देखें, आपको दिखाई पड़ रहा है ये चमगादड़ है, इससे फैलने के लिए बोला गया है, इससे ये फैलता है। तो देखते हैं निपा वायरस के बारे में कि इस वहाँ पे केरल सरकार ने किया क्या है, केरल सरकार द्वारा 188 व्यक्तियों की एक संपर्क सूची बनाई गई है, जिसमें से ज़्यादातर क्या है जो हेल्थ कर्मचारी हैं उनको शामिल किया गया है। इसमें जो जो निपा वायरस के जो संक्रमण के लक्षण वाले जो व्यक्ति हैं, उनको क्या किया जाएगा, तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है, तो इससे इस पे उन्होंने ज़्यादा फ़ोकस किया है। अब देखें इसकी तत्कालिक आवश्यकता क्या है, तो आपको पता है इस टाइम पूरे देश में क्या पूरे विश्व में कोविड-19 का संक्रमण पहले से लगातार फैल रहा है। ऊपर से उम्मीद की जा रही है, मतलब उम्मीद तो ना हो, ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि थर्ड वेव आने की संभावनाएँ हैं। तो जहाँ एक तरफ अगर ये होगा, ऊपर से निपा वायरस भी आएगा, तो इससे क्या होगा, तो इस लगातार चिंताएँ बढ़ेंगी, तो इसमें लगातार सीधा-सीधा कार्रवाई करने की ज़रूरत है, इससे आगे स्प्रेड ना हो सके। इसके अलावा जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, आपस में अपने विश्वास पैदा करने पड़ेंगे और आपस में तालमेल मिलाना पड़ेगा, समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, जिससे क्या हो, समय रहते चीज़ों को सही किया जा सके। ना हो ऐसा ना हो कोविड-19 जैसे बाद में भी हम उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर को पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाए थे, ऐसा फेलियर ना हो। इसके अलावा जो केंद्र राज्य हैं, वो संयुक्त रूप से अपने आपस में संपर्क में जितने भी व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आए, जो वायरस से इन्फेक्टेड हुए और जो वायरस इन्फेक्टेड व्यक्ति हैं, उनके संपर्क में जो लोग आए हैं, उनका पता लगाएँ, उनको क्वारंटीन करें। क्वारंटीन को हिंदी में संगरोध बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आपका आजकल वर्ड चल रहा है क्वारंटीन, इसको हिंदी बोलते हैं संगरोध। साथ ही साथ उनको आइसोलेट करें, और जो भी वायरस उसके क्या करें, आप परीक्षण किए जाएँ प्रयोगशालाओं में, उनको परिवहन के साथ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के इसमें दशकों के आस-पास क्षेत्र में लाया जाए, उनका रिसर्च किया जाए, उनके स्टडी की जाए और उनको कम से कम उनके प्रभाव को किया जाए। तो क्वेश्चन कभी भी आता है निपाह वायरस के बारे में, तो देखते हैं निपाह वायरस है क्या? एक जूनोटिक वायरस है, तो जूनोटिक वायरस किसे बोलते हैं, कोई क्वेश्चन है जूनोटिक वायरस मतलब क्या? जूनोटिक वायरस का मतलब क्या होता है? जब जानवरों से इंसानों में कोई रोग फैलता है वायरस के थ्रू, उसे बोलते हैं जूनोटिक वायरस। ठीक है? इसको ध्यान रखिए, जानवरों से इंसानों में फैलने वाला।
निपा वायरस की बात की जाए तो सबसे पहले इसे वर्ष 1998 में और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में फैला था सबसे पहले। इसके अलावा ये सबसे पहले रोग जो घरेलू सूअर हैं, उनमें देखा गया था। इसका बाद कुत्तों में आया, फिर बिल्लियों में आया, बकरियों में आया, घोड़ों में आया, भेड़ों में आया। इसके साथ घरेलू जितने जानवर थे, उनकी कई प्रजातियों में इसको देखा गया है। और इसके प्रसार की भी बात की जाए, तो ये जानवर ज़ूनोटिक है, तो ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। इसके अलावा ये दूषित भोजन के माध्यम से या किसी डायरेक्ट संपर्क में आना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल जाता है। जितने फ्रूट बैट्स हैं, मतलब कि जो ऐसे चमगादड़ जो फलों को खाते हैं, जिसमें फल चमगादड़ या फ्लाइंग फॉक्स भी जिन्हें कहा जाता है, उनको निपा वायरस का प्राकृतिक स्रोत माना गया है कि निपा वायरस उनसे आया हुआ है, जो ऐसे चमगादड़ जो फल खाते हैं या फिर फ्लाइंग फॉक्स हैं जो। इनके लक्षणों की बात की जाए, इसमें जो संक्रमित व्यक्ति होता है, उसमें क्या होता है, उन्हें इंसेफ्लाइटिस मतलब क्या होता है, तीव्र गति से इसमें बुखार आएगा और इससे सांस संबंधी क्या होगी, इसमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और इसके निवारण की बात की जाए, तो वर्तमान में जो निपा वायरस होगी, उसकी रोकथाम के लिए कोई भी टीका ना जानवरों के लिए उपलब्ध है, ना मनुष्यों के लिए उपलब्ध है। बस अभी गहन चिकित्सीय देखभाल की जाती है, उनको आइसोलेट किया जाता है, उनको नॉर्मल से उन्हें किया जाता है और वायरस स्प्रेडिंग कम की जाती है, साथ ही साथ किया जाता है, उनपे असर को कम किया जाए, ये कोशिश की जाती है। कोई टीका नहीं बना पाया है। आइए बात करते हैं चीन और ताइवान के संबंधों के बारे में, कि इनकी जो लड़ाई चल रही वो है पर्यटक द्वीप समूह के बारे में। तो सबसे पहले अगर वर्ल्ड मैप देखते हैं, तो जो आप देखिए, इधर इंडिया है, ये चाइना है, ऊपर नॉर्थ कोरिया है, साइड में ये साउथ कोरिया है। तो चाइना के आप देखिए दक्षिण पूर्व में छोटा सा आइलैंड है, वो है ताइवान। और ताइवान के पास द्वीप हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। तो आप ये बता दें, इसमें मैंने कुछ और खास द्वीपों को भी जोड़ लिया है, जिससे क्या हो, आपको पता चल सके कि हाँ, ये जो द्वीप हैं, इनमें और दिक्कतें आ रही हैं, तो उनके बारे में बात की जाए। तो इसके लिए आप इसको और एक बार थोड़ा डिटेल में देखिएगा। जैसे देखिए, पहले देखिए, आप सबसे पहले मैप ये देखिएगा कि कौन सा देश कहाँ पे है, जो कहीं न कहीं पेपर में आपके टकरा ही जाते हैं। अगर देखें तो यहाँ पे म्यांमार है, फिर लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है और चाइना है, हनोई है इधर, साथ ही साथ इधर ईस्ट चाइना सी है, इधर साउथ चाइना सी है। तो जो आइलैंड अक्सर कहीं न कहीं ये फिलीपींस देश हैं, तो कहीं-कहीं पे जो हमेशा चर्चा में आते हैं, कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है, देखिए ये है ताइवान। जो हम बात कर रहे हैं वो इस द्वीप की बात कर रहे हैं, जो है पार्टस आइलैंड, इसके बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा जो मैंने देखा है अक्सर पेपरों में पूछे गए हैं कहीं न कहीं पे, तो एक तो है ये सिक्कानू आइलैंड, इसका कम चर्चा रहा है, इतना भी नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है एक स्प्रेटली आइलैंड। ये आप देखिए स्प्रेटली आइलैंड, नेदरलैंड चाइना की है, उससे ये लिंक है। तो इसको आप याद रखिए, ब्रुनई के पास है ये आइलैंड, तो इसको याद रखिए। स्प्रेटली आइलैंड कहाँ पे, इसको देखिए। पार्टस तो आइलैंड है ही इस बार इम्पोर्टेंट, तो आप स्प्रेटली आइलैंड को अपने ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो पार्सल आइलैंड है, ये हनोई के साउथ में ये है, यहाँ पे वियतनाम के सामने देख रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया है, इनको आप जरूर गौर कर लीजिएगा कि इनकी ये तीन हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? पार्टस आइलैंड, जिसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा मैं बात बता रहा हूँ स्प्रेटली आइलैंड, और बता रहा हूँ पार्सल आइलैंड, इनकी पार्सल, स्प्रेटली और पार्टस, ये तीन चीज याद रखिएगा। तो हुआ क्या है, हाल ही में क्या क्या है, जो परमाणु सक्षम बर्स बम वहां डाली गई है। इसके अलावा 19 चीनी विमानों ने क्या किया है, ताइवान के जो वायु रक्षा क्षेत्र है, उसकी जो उसके अपने आइडेंटिकल इलाका है, उसमें उन्होंने उड़ान भरी है। जबकि जवाब में क्या होता है, चीनी विमानों को चेतावनी देते हुए ताइवान ने ये कहा है, उसने अपने लाखों विमान भेजे उनके पीछे। हालांकि चीनी विमानों की निगरानी के लिए मिसाइल सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। तो चाइना को लगता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, वो जा सकता है। ताइवान कहता नहीं है स्वतंत्र है, आप ना घुसिए। इसके पीछे इसमें उसमें कार्रवाइयाँ होती हैं। तो इसके पीछे कार्रवाई हो क्या रही है, ताइवान में अभी कुछ समय तक ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसा किया है ताइवान ने, जिससे चाइना क्या हो रहा है, लगातार नाराज हो रहा है। अगर देखा जाए तो ताइवान क्या है, लोकतांत्रिक रूप से शासित होने वाला देश है, जबकि चाइना में तो ऐसा है नहीं। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन इसलिए ताइवान को बनता है, खासकर क्योंकि वो होता है, चाइना का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी यूएसए था, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ताइवान को अपना समर्थन देता है, इसलिए चाइना क्या करता है, नाराज हो जाता है और इस प्रकार वो कार्रवाइयाँ करता है और ये दिखाने की कोशिश करता है आप हमारा हिस्सा है, दूसरों से न मिलिए जुलिए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको ज्ञात हो, अमेरिका ताइवान के लिए हथियारों की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश, हथियार भी इनको देता है। क्योंकि क्या होता है, जब जब आपका दुश्मन और जब आपका कोई दूसरा दुश्मन है, और तो फिर उसका दुश्मन का दुश्मन क्या दोस्त बन जाता है, तो अमेरिका ये कोशिश कर रहा है और चाइना चाह रहा है ऐसा ना हो। इसके अलावा चीन अपनी जो कार्रवाइयों करके क्या दिखाना चाहता है कि वो संप्रभुता है उसकी, कि उसका मालिक है, उसका साथी ताइपे और वाशिंगटन के बीच जो मिली भगत चल रही है, वो बोलता है इसको निपटाने की बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे घर में कलेश होगा। तो इसलिए वो काम करता है। अगर इसकी देखें कि आखिर चाइना ताइवान में ये हुआ क्या था, क्यों चाइना कहता है ये हमारा हिस्सा है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र घोषित किए हुए है। तो चाइना अपनी वन चाइना पॉलिसी के जरिए ताइवान को दावा करता है कि हमारा देश है। हुआ क्या था, 1949 में 2 दशकों तक घरेलू चला वहाँ पे। तब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक पार्टी थी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। उनके संस्थापक थे माओ से तुंग, जो से तुंग आपने नाम सुना होगा। उन्होंने क्या किया, पूरे चाइना अपना अधिकार कर लिया और उनकी जो विरोधी राष्ट्रवादी पार्टी थी, उनके नेता और उनके समर्थक भागकर चले गए ताइवान द्वीप पर।
इसके बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ताइवान को बीजिंग के अधीन लाने और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करने का भी प्रण लिया हुआ है। इसलिए जो वहाँ की पार्टी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वो दावा करती है कि हमारा हिस्सा है, जबकि ताइवान कहता है कि हम स्वतंत्र हैं। चीन ताइवान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश भी है। वर्ष 2018 की अगर बात की जाए तो दोनों देशों के मध्य में 226 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार वहाँ पे हो रखा है। इसके अलावा यहाँ पे ताइवान एक स्वशासित देश है और वास्तविक रूप से वो स्वतंत्र भी है, चाइना स्वतंत्र नहीं है वहाँ पर। लेकिन इसने कभी भी औपचारिक रूप से ये नहीं बोला है कि हम चाइना से स्वतंत्र हैं, ना ये बोला है कि हम उसके अधीन हैं। इसे और चाइना को लगता है कि हमारे देश का ही हिस्सा है। तो वन कंट्री टू सिस्टम वाला यहाँ सूत्र यहाँ पे चलता है, इससे आप याद रखिएगा कि यहाँ पर वन कंट्री टू सिस्टम वाला अगर है तो ताइवान है, दूसरा हांगकांग है। हांगकांग में भी ऐसी व्यवस्था है चाइना के खिलाफ, चाइना के साथ है। तो आप याद रखिए वन कंट्री टू नेशन वाला, मतलब टू कंट्री वन नेशन वाला जो वन कंट्री टू सिस्टम वाला कौन कौन सा, ताइवान हांगकांग के साथ, चाइना के साथ है। अब वर्तमान में बात की जाए तो चीन क्या करता है, ताइवान पे अपने दावे करता है और सिर्फ अब एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले जितने भी देश हैं उनसे बोलता है कि आप राजनयिक संबंध हम आपसे नहीं रखेंगे, क्योंकि ये हमारा हिस्सा है, तो आप उसको राष्ट्र की मान्यता क्यों दे रहे हो, ये तो हमारा हिस्सा राज्य है। अगर देखें भारत और ताइवान के संबंधों की बात की जाए तो भारत ने कभी भी औपचारिक रूप से इसके साथ अपने जो राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक कनेक्शन वो कभी नहीं बनाए हैं। फिर भी इसने क्या किया है, दोनों के बीच में परस्पर सहयोग रहा है। बस 2010 में चीन की वन चाइना नीति का समर्थन करने से इसने इसको इनकार कर दिया था भारत ने। आइए बात करते हैं जीएस पेपर 3 से लिंक टॉपिक के बारे में, जो है नागा शांति प्रक्रिया। इस टॉपिक में आपको हो सकता है क्वेश्चन एक आध आए या कभी नहीं आए, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ कि देश का हिस्सा और हमारा ये अटूट भारत देश है, इसको बनाए रखने के लिए हमें जानना भी चाहिए हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है, आखिर हुआ क्या है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। आर एन रवि ये जो नागालैंड के राज्यपाल हैं और लगभग 2 वर्षों से नेशनल, वहाँ की जो पार्टी है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इजाक मुइवा, उसके गुटों के साथ ये वार्ता कर रहे हैं जो असफल रह रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि आप इनको हटाइए, दूसरे लाइए, ये वार्ता नहीं कर पा रहे जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं। अगर जो टॉपिक्स पे लिंक होगा आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां और उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका क्या है, उससे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा या नागालैंड का हो सकता है मैप पूछ जाए नागालैंड कहाँ पे स्थित है सेवन सिस्टम में, तो ये ध्यान रखिएगा, इसके क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बता दें, पहले अगर भारत का मैप देखेंगे, भारत के उत्तर पूर्व में जाएंगे तो ये जो जगह है ये है नागालैंड, ये राज्य है नागालैंड। ऊपर अरुणाचल प्रदेश है और नीचे कौन सा है, मणिपुर है। इधर है ये असम रहा, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, इधर मेघालय है, ये अरुणाचल है, ठीक है, ये सिक्किम है। इन सबको मिलकर सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। तो अगर नागालैंड क्या चाहता है, जो आप देखिए इसमें कुछ हिस्सा मेघालय का, कुछ हिस्सा असम का, फिर मिजोरम का, थोड़ा सा त्रिपुरा का भी, इधर आ जाइए और इधर थोड़ा म्यांमार का लगा हुआ हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश का और कुछ ऊपर जाइए थोड़ा चाइना का हिस्सा। ये सारा मिलके अपने आप को एक नागालैंड, एक अलग बात करते हैं नागालैंड की, जो एक अनडिवाइडेड नागालैंड की बात करता है, जो इसका आपको दिखाया गया। ये इनको ये बोलते हैं कि हमको ये सोचना पूरा इलाका चाहिए। कभी कभी राज्य की मांग करते हैं, कभी अलग देश बनाने की मांग करते हैं। तो आइए देखते हैं जो बैकग्राउंड है क्या, कि जो इनके साथ जो वार्ता चल रही है इजाक मुआ के साथ, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इजाक मुआ की, इसे 1997 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आईएम अर्थात इजाक मुआ द्वारा केंद्र सरकार के साथ एक वार्ता तब स्टार्ट की गई थी, ये आपस में युद्ध कर स्वतंत्र होने के लिए, जैसे आपने देखा होगा नक्सली लोग करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे एक युद्ध विराम समझौता किया था, उसके बाद वार्ताएं चालू की गई थी वहाँ पे। लेकिन 2001 में क्या हुआ, नागालैंड के अन्य समूहों ने भी यहाँ पर बातचीत का विकल्प चुना। उन्हें लगा कि लड़ाई से कुछ नहीं हासिल हो रहा है, बल्कि उनके ही लोग मारे जा रहे हैं, देश में अशांति और सुरक्षा फैली है, चलो बातें कर लेते हैं, आपस में वार्ताएं करते हैं। लेकिन 3 अगस्त 2015 को ये फ्रेमवर्क समझौते पर साइन किए गए हैं, और लेकिन उसके बाद जो वार्ता प्रक्रिया वो क्या ठंडे बस्ते में चली गई, वहाँ से कोई बातें हो नहीं रही, तो साइन नेता करें, आप कुछ बातें करिए, और जो यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनको हटाकर आप ऐसा ऐसे इंसान लाइए जो बातों को मतलब कि कन्विंस कर सके। वो जो वहाँ के राज्यपाल हैं इस टाइम नागालैंड के, आर एन रवि। तो देखते हैं कि आखिर अगर नागालैंड के जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनका इतिहास देखा जाए, तो इतिहास को बांटेंगे तो दो टाइप का आप इतिहास देख सकते हैं, एक स्वतंत्रता के पूर्व का इतिहास और एक स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ वहाँ पे। अगर आज़ादी से पहले की बात की जाए तो अंग्रेजों ने 1826 में असम पर कब्जा किया वहाँ पर, और 1881 में नागा हिल्स भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया था। नागा जो पहाड़ियाँ हैं वो पहले उनका हिस्सा नहीं थी। 1826 में असम में कब्जा किया गया, 1881 में अंग्रेजों ने क्या किया था, नागा हिल्स पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वहाँ पर नागा लोगों ने कब्जा हुआ, उन्होंने विद्रोह किए, और विद्रोह का पहला संकेत वर्ष 1918 में देखा गया, जब नागा क्लब का गठन किया गया। आपको पता होना चाहिए 1927 के आसपास साइमन कमीशन आया था, तो इनके जो मेंबर थे उनको वर्ष 1929 में साइमन कमीशन को नागा पहाड़ियों से निकल जाने के लिए कहा गया। इन लोगों ने, वहाँ के लोकल लोग थे नागा क्लब के। उसके बाद वर्ष 1946 में आते आते क्या हुआ, नागा नेशनल काउंसिल एनएनसी का गठन हुआ, जिसने 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ उसी दिन उसने अपने खुद को आजाद घोषित कर दिया। इसके बाद नागा नेशनल काउंसिल ने एक संप्रभु नागा राज्य बनाने के लिए, जिसके खुद वो मालिक हैं, उनका संकल्प लिया, और वर्ष 1951 में
जनमत संग्रह कराया, वहाँ पर उन्होंने वोटिंग कराई लोगों से, जबकि वोटिंग रिजल्ट है उसमें 99% लोगों ने क्या चाहा कि नागालैंड एक स्वतंत्र देश बने, एक संप्रभु राज्य बने। इसकी उन्होंने, जैसे इस टाइम कश्मीर था, ऐसे ही नागालैंड को भी संप्रभु राष्ट्र राज्य बनाने के लिए 99% लोगों ने इसकी तरफ वोट किया। फिर देखते हैं आज़ादी के बाद हुआ क्या था। तब 22 मार्च 1952 को क्या किया गया, जो वहाँ पर एक भूमिगत नागा फेडरल गवर्नमेंट थी वो चल रही थी। इसके अलावा ना उस आपस में विद्रोही जो गुट था, यानी जो थोड़ा कट्टरवादी था, नेशनल जो बंदूक पिस्तौल की बातें कर रहा था, नागा फेडरल आर्मी, उनका गठन वहाँ पे किया गया। तो इस जो वहाँ पे अंडरग्राउंड जो सरकार चली थी नागा फेडरल गवर्नमेंट, और जो वहाँ पे जो आर्मी वाला नागा फेडरल आर्मी चल रही थी, उसको कुचलने के लिए भारत सरकार ने वहाँ पर सेना भेजी, क्योंकि हमारे राज्य हमारे देश का हिस्सा थे। और 1958 में वहाँ पर अफसपा लगाया गया, जिसे सशस्त्र सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम बोलते हैं, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन वाली बात होती है। वहाँ पे आप बिना किसी दलील के घर में घुस जाइए। इसका विरोध भी बहुत किया जा रहा है, असम में इसका कुछ वहाँ पे सैनिकों ने दुरुपयोग भी किया था, बट कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए वहाँ लगाना जरूरी था, उसी अधिनियम बनाया गया। तो अब देखते हैं आखिर में समझौता चल क्या रहा है। वर्ष 1997 में आते आते क्या हुआ, जो मैंने आपको पहले बता दिया, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इजाक महुआ ने केंद्र सरकार के साथ एक दूसरा समझौता किया और आपस में बातचीत करने की बात कही। इसके अलावा वर्ष 2017 में क्या हुआ, 7 अलग-अलग जो वहाँ की लोकल राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनके एक समूह ने भी केंद्र सरकार से वार्ता चालू की, अलग उन 7 पार्टियों ने भी। वर्ष 2015 में क्या हुआ, केंद्र सरकार और एनएससीएन आईएम के बीच एक फ्रेमवर्क समझौता साइन वहाँ पे किए गए थे। और 2017 में केंद्र ने एनएनपीजी अर्थात नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप के साथ भी एग्रीमेंट पोजीशन पर साइन किए हैं, जो सहमति स्थिति में वो भी आ गए हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इजाक महुआ है, उनके द्वारा अलग नागा ध्वज मांगने की और संविधान की मांग की जा रही है, जिसकी वजह से काफी लंबे समय से जो नागा राजनीतिक मुद्दे हैं उनको अंतिम रूप देने में साइन नहीं किए जा पा रहे हैं, इसलिए वहां पे देरी हो रही है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल थोड़ी खबरों की। सबसे पहले देखते हैं हूती विद्रोह। जिस तरह अभी आपने देखा अफगानिस्तान में तालिबानों ने कब्जा किया, वो विद्रोह कर रहे हैं, इसी तरह से हूती विद्रोह की बात की जा रही है। तो हूती क्या है, ये जैदी शिया संप्रदाय जो जैदी शिया संप्रदाय है उससे संबंधित एक सशक्त विद्रोही समूह है, जो यमन की सरकार के खिलाफ लगातार वहां संघर्ष करा रहे हैं। पारंपरिक रूप से अगर बात की जाए तो हूती समुदाय के लोग यमन के उत्तर पश्चिम में स्थित सादा प्रांत में केंद्रित रह रहे हैं, वहीं पे रहते हैं। तो अगर आपको देखें द हूती इंसर्जेंसी की बात की जाए, सबसे पहले आप देखिए ये जो अरेबियन कंट्री का नक्शा है, देखिए एक तरफ ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यूएई वगैरह है, या सऊदी अरब वगैरह है, इस साइड है आपकी ये अफ्रीका का उत्तरी भाग, इधर आपका ऐसे स्टार्ट होता है ईरान इराक, इस साइड आ जाता है अफगानिस्तान, उसके बीच में ये है यहाँ पे यमन। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाली कंट्री है यमन। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यमन के आसपास की जगहों को आपको देख लेना चाहिए, जिससे क्वेश्चन में जब नहीं यमन आए उसके आसपास जगह आती। तो आप देखिए यमन के दक्षिण में है अरेबियन सागर, इस साइड में आपका अरेबियन सागर था। अगर देखें वहाँ पे खाड़ी कौन सी है, तो गल्फ ऑफ अदन की यहाँ पे खाड़ी है। यहाँ पर देखें जल संधि कौन सी है, कौन सी दो समूह, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जो संधि उसको बोलते हैं बावले मंदीप संधि, यहाँ पर है। उसके अलावा उसको यहाँ पे देखिए रेड सी है, लाल सागर है, तो सऊदी अरेबिया है। तो इसका जो आपने भी मैंने आपको बताया यहाँ पर जो सादा प्रोविंस है वहाँ पर ये लोग सिमटे हुए हैं। तो देखिए तो जो पूरा जो पीला पीला इलाका देख रहे हैं वो कौन है, वो सिया मेजोरिटी एरिया है यहाँ पे टोटल। और जबकि आपको मैंने अभी क्या बताया, ये जो है ये हुती विद्रोह भी क्या है, जैदी संप्रदाय जो सिया से संबंधित है, उनसे तो सिया वाले इलाके में ये लोग रह रहे हैं। उसके अलावा जो आपने रेड बाउंड्री जो आप देख रहे हैं वो कौन से हुती यहाँ पे कंट्रोल एरिया है, यहाँ पे हुतियों ने इस पर क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। इसके अलावा जो आप ये पट्टियां देख रहे हैं इस तरीके की, ये वाली पीली जो पट्टियां हैं साथ में हल्की पीली, इनमें क्या है, इनमें अलकायदा इस पे यहाँ पे कब्जा किए हुए हैं। जो ग्रीन एरिया है वहाँ पर क्या है, सीजनल प्रोविंस है, वहाँ पे आज सरकारें आती जाती रहती है, ये सब चीजें चल रही, राज्य है वहाँ पे। तो यहाँ पर इसलिए होती संप्रदाय क्योंकि यहाँ पे कब्जा करा, तो इसलिए जैसे तालिबान का है, इसलिए यहाँ पे होतियों को भी अगर बात आए कहाँ पे यमन में है, तो यमन राज्य उसके आसपास की बाबल मंदेब संधि, सॉरी बाबले मंदिर जो जल संधि है उसके बारे में, रेड सी के बारे में, गल्फ वदन के बारे में, अरेबियन के बारे में आप देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं गिनी राज्य के बारे में। गिनी एक देश है, कहाँ का, ये पश्चिमी अफ्रीका का देश है। इसकी सीमा की बात की जाए तो इसका पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लगती है, और दक्षिण पूर्व में इसका देखा जाए तो माउंट निम्बा यहाँ पर स्थित है, स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व है जिसके लिए विख्यात है। तो अगर क्वेश्चन आए माउंट निम्बा स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व कहाँ पे, वो है गिनी में। गिनी कहाँ पे, अफ्रीका में। अगर देखा जाए तो गिनी एक संप्रभु राज्य है और यहाँ पे गणतंत्र भी है, क्योंकि यहाँ पे, लेकिन यहाँ अलग क्या हमारे देश से क्या है, यहाँ जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो सीधे लोग वोट करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा पार्टी को वोट देते हैं, और पार्टी जब जो एमपी एमएलए होते हैं वो लोग जो क्या करते हैं वो वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के लिए।
लेकिन गिनी में क्या होता है, राष्ट्रपति के लिए डायरेक्ट वोट किया जाता है। इसके अलावा गिनी की विशेषता देखी जाए तो ये मुख्य इस्लामी देश है और यहाँ पर 85% लोग क्या है, मुस्लिम हैं। तो अगर मैप में देखें, जब आप मैप में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, जब ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अफ्रीका है। अफ्रीका का ये देखिए उत्तर पश्चिम में स्थित है, क्या है, ये गिनी स्थित है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताऊंगा, देखिए पश्चिम इसका अटलांटिक सागर है। अगर इसमें इम्पोर्टेंट बात की जाए तो ऊपर देखिए सेनेगल है यहाँ पर। अगर इम्पोर्टेंट इसका देखें, यहाँ पे गिनी के अंदर क्या क्या आपको देखना चाहिए, तो माउंट निम्मा, इसको याद रखिएगा, ये गिनी के अंदर है। उसके अलावा देखिए इसके आसपास जो कौन सी, तो बस याद रख लीजिए, सेरा लियोन है, लिब्रिया है, माली है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आप देखिए यहाँ पे एक नाइजर रिवर है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके याद रखिए। नाइजर रिवर कहाँ पे है, गिनी में भी पाई जाती है, माली में भी है नाइजर, इसके याद रखिए। उसके अलावा जो फूटा जालोन है वो कहाँ पे है, तो इसको ध्यान रखिए। फूटा जालोन भाई कई बार तो महाद्वीप में जाएगा, तो इसका याद रखिए। इसके अलावा आपको इसमें याद रखना गैम्बिया है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। माउंट तमगू ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो मैंने आपको बता दिए, गैम्बिया, फूटा जालोन, नाइजर, माउंट निब्बी, निबिया, गिनी, और ये इन चीज़ों का आप याद रखिएगा। अगर देखें कि यहाँ गिनी अभी चर्चा का कारण क्यों है, क्योंकि हुआ क्या है, अभी लंबे समय से वहाँ पे गणतंत्र देश है, वहाँ पे लोग चुनते हैं, लेकिन हुआ क्या है, वहाँ पे लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। उसका मेन रीज़न क्या है कि अभी जो वहाँ पे विशेष बल हैं, उनमें एक सीनियर कमांडर की नियुक्ति की गई थी, उसके बाद उसको बर्खास्त कर दिया गया, जिससे पूरे देश में क्या हुआ, अशांति फैल गई है। उस जो सीनियर कमांडर को हटाए जाने से क्या हुआ है, सेना के जो कुछ उच्च जो प्रशिक्षित सदस्य हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया था और राष्ट्रपति आवास पर कब्जा करने की वहाँ कोशिश की गई है। इसलिए चर्चा का विषय है, तो गिनी को आप ध्यान रखिए। जैसे हालात अफगानिस्तान में है, वही हालात यहाँ पे गिनी में होने की संभावना देखी जा रही है। इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा किए गए ये जो भी टॉपिक कवर किए जा रहे हैं समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। कुछ चेंजमेंट आप चाहें वो भी किए जाएंगे। नहीं तो आप जुड़े, मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा DIR में। थैंक यू।